नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर के साथ। सोमवार को चुनाव प्रचार का अभियान यहां भी थम गया, लेकिन चुनावी शोर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। राज्य में वोट जिहाद का मसला इस वक्त गर्मा चुका है। इस्लामिक धर्म गुरु मौलाना सज्जाद के एक वीडियो संदेश से इस वक्त बवाल मचा हुआ है। मौलाना सज्जाद ने पिछले दिनों एक वीडियो जारी कर कहा कि मुस्लिम समुदाय के वोटर्स को महाविकास अघाड़ी के पक्ष में वोट डालना चाहिए। उन्होंने खुलेआम कहा कि जो मुस्लिम वोटर महाविकास अघाड़ी के पक्ष में वोट नहीं डालेगा उसका बहिष्कार किया जाएगा। पहले से ही वोट जिहाद के आरोपों से गरमाई महाराष्ट्र की राजनीति मौलाना सज्जाद के इस बयान से और ज्यादा गर्म हो गई है। अब हिंदू धर्म गुरु भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं। उनका कहना है कि मौलाना सज्जाद का बयान निंदनीय है। अब हिंदू समाज को भी एकजुट होकर वोट जिहाद करना चाहिए। हिंदू वोटर्स को सनातन धर्म को बचाने वाली सरकार के पक्ष में वोट करना चाहिए। साधु संतों ने वोट जिहाद की आलोचना की और मौलानाओं के बहकावे में न आने की अपील की गई। सरकार से वोट जिहाद चलाया जा रहा है। मुस्लिम उलमा कट्टरपंथियों मुल्लों के द्वारा जिस प्रकार से वहां के जनता को भरगलाने का प्रयास किया जा रहा है और वोट जिहाद के माध्यम से कहा जा रहा है कि बीजेपी को वोट ना करें, इसमें पूज्य कुछ धर्मगुरुओं ने भी अपील किया है सनातनियों के पक्ष में वोट करें। उसका एक कारण है सनातनियों का आह्वान करना धर्मगुरुओं का, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर मुल्ले मौलवी मदरसा लगातार ये प्रयास कर रही है कि हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग चुनाव न जीतें, राष्ट्र विरोधी चुनाव जीते। इसके नाते हिंदू धर्मगुरुओं को आगे आना पड़ा है और हिंदू धर्मगुरुओं को भी अपील करना पड़ा है कि सनातनी का ही चुनाव करें। जो वोट जिहाद वाली एक जो मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से बात चलाई जा रही है, यह बिल्कुल गलत है कि जिस प्रकार अगर मुस्लिम समाज एकजुट होकर हिंदू विरोध में वोट अपने देता है, तो मैं भी अपने हिंदू समाज से ये अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी एकजुट होकर हमारे हिंदू समर्थक जो दल हैं उनको समर्थन दें, उनको वोट दें, जिससे कि ये जो मुस्लिम ताकतें हैं, हिंदू विरोधी ताकतें हैं, इनको परास्त किया जा सके। वोट जिहाद होना चाहिए। अगर वोट जिहाद होगा तभी सब हिंदू एक होंगे। कारण क्या है कि हिंदुओं को सिर्फ वोट देना है और जाति में बट करके दें, ये नहीं, सनातन में हो करके दें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे मुसलमान एक होकर के वोट जिहाद करते हैं, वोट जिहाद उनका होता है, वो अपने ही एक विशेष पार्टी को देते हैं, एक विशेष जाति को देते हैं। तो इसी तरह से हमारे हिंदुओं में भी ये संगठन होना चाहिए कि जो हम एक सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और हमारा सनातन धर्म जिसका उद्धार करे, जो हमारे सनातन धर्म का उत्थान करे, जो हमारे सनातन धर्म को आगे लेकर के आवे, जो हमारे सनातन धर्म के लिए जूझे, उसके लिए हम वोट करें। और इसलिए हमारे यहाँ वोट जिहाद जरूरी है। मैं समस्त सनातनी समाज से अपील करूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर भारत व सनातन समाज एकजुट होकर एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सब बसते और फलते फूलते रहेंगे। इसलिए समस्त हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दे और इस्लामिक जिहाद से बचे। भारत में मुस्लिम धर्म गुरु अगर गैर हिंदुत्ववादी सरकार के लिए वोट करने की अपील करते हैं, तो हम भी अपने हिंदुओं से अपील करते हैं कि जो सरकार हिंदुत्ववादी सरकार हो, सनातन के लिए कार्य करे, हम भी एकजुट होकर उसी के लिए वोट करें। यह हमारी प्राथमिकता होगी। सत्य को स्वीकार करना होगा कि आज भारत की धरती पर गैर सनातनी सरकार को खड़ा करने के लिए हर तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है, लेकिन हिंदुओं से अपील है कि सिर्फ हिंदुत्ववादी सरकार के लिए वोट करें। क्या अपील करेंगे? घोर निंदा कर रहे हैं सभी अखाड़े, सभी संत, पूरे देश के लोग हैं जो इसकी निंदा कर रहे हैं। करेंगे लोगों से क्या? लोगों से इस पे अपील ये करना है कि इनके भ्रामक बातों पे न जाएं और आपका जो स्वतंत्र है, जो अंदर से है, जो होता है कि हमको प्रतिनिधि चुनना है, उनको आप वोट करें। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 20 नवंबर यानी कि कल वोटिंग होने वाली है और उससे पहले महाराष्ट्र चुनाव में ध्रुवीकरण का मुद्दा जो है वो इस वक्त जोर शोर से उठाया जा रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रही है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी के खिलाफ वोट जिहाद करने का भी आरोप लगा रही है।
महाराष्ट्र में आघाड़ी के लिए वोट जिहाद। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था, ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए। सज्जाद नुमानी के साथ शरद गुट के फहाद। वोट जिहाद की बात क्यों हुई मुलाकात? महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में आज की ये तस्वीर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिस सज्जाद नुमानी ने बीजेपी को वोट देने वाले मुसलमानों का हुक्का पानी बंद करने की बात की, जिस नेता ने महाराष्ट्र में मुसलमानों से एकमुश्त होकर आघाड़ी को वोट देने की अपील की, आज उसी नेता से स्वरा भास्कर के पति और अणु शक्ति नगर से एनसीपी शरद गुट के कैंडिडेट फहाद अहमद ने मुलाकात की। वोट जिहाद वाले सज्जाद नुमानी के साथ फहाद अहमद की इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी इसे लेकर आघाड़ी पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ आघाड़ी के नेता अभिव्यक्ति की आजादी पर और वोट देने के अधिकारों की बात कर रहे हैं। शरद पवार को डर लगता है? कौन सा विशेष समुदाय? हिंदू बोलने से भी उनको शर्म आती है या डर लग रहा है? लेकिन कोई मौलाना सज्जाद नुमानी जैसी बात नहीं करती है कि कोई हिंदू अगर भाजपा के विरोध में वोट देता है तो उनका सोशल बाइकआउट करो, कल से उसका नाम अब्दुल रहमान रख दो। ये इस प्रकार की भाषा हिंदुत्व में नहीं है। उनका हारने का डर है। जब बीजेपी को अपना हार दिखती है तो ये लव जिहाद, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, हाँ, ये सब विषय चुनाव के प्रचार में आते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के वोट जिहाद के आरोपों के बीच इस मुलाकात पर सियासी तकरार बढ़ गई है। स्वरा भास्कर के पति और शरद पवार गुट के नेता फहाद अहमद की सज्जाद नुमानी से मुलाकात के बाद बीजेपी का कहना है कि अब सारी बातें खुलकर सामने आ गई हैं। आघाड़ी का हाथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है, ये साफ हो गया है। आज सवाल तो उद्धव ठाकरे से है। उद्धव ठाकरे जी, क्या आप उद्धव भाईजान तंजीम बन चुके हैं? आपका सियासी धर्मांतरण हो चुका है? आपने क्या विचारधारा जिहाद कर दिया है? बाला साहब ठाकरे जी क्या इस प्रकार के तत्वों के साथ कभी घुल मिलते हैं? बोलिए एनसीपी शरद पवार पर क्या स्टैंड है आपका? बोलिए आप 370 के हटने का विरोध करने वाले लोगों के साथ बैठ गए, मंदिर के विरोध करने वाले लोगों के साथ बैठ गए, सीए के विरोध करने वाले लोगों के साथ बैठ गए, हिंदुत्व को गाली देने वाले लोगों के साथ बैठ गए। ये आपकी असलियत है। महाराष्ट्र में लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक नहीं, एक धर्म युद्ध है, जिसमें संविधान को बचाना है, धर्म को बचाना है। वोट जिहाद करने वाली, तुष्टीकरण विकास करने वाली महाविनाश अघाड़ी उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, शरद पवार से महाराष्ट्र की अस्मिता को बचाना है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में इस वक्त वोट जिहाद और धर्म युद्ध पर सबसे बड़ी बहस शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में प्रचार अपने अंतिम दौर में है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में एक ही चरण में मतदान होना है, लेकिन उससे पहले शरद गुट के प्रत्याशी की वोट जिहाद की बात करने वाले सज्जाद नुमानी से मुलाकात ने आघाड़ी के लिए टेंशन बढ़ा दी है। और बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना से, जहां प्रोफेसर से 3 करोड़ 7 लाख की ठगी की गई है। पटना विश्वविद्यालय के रिटायर्ड महिला प्रोफेसर जिनसे ये ठगी हुई है, साइबर अपराधियों ने सीबीआई अधिकारी बनकर रुपए उड़ा लिए हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी का डर इन्हें दिखाया गया और इसी डर को दिखाकर ठगी की गई। पूछताछ के नाम पर 2 दिनों तक इन्हें घर में हाउस अरेस्ट रखा जाता है। डिजिटल अरेस्ट रहती है ये जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं पटना के साइबर थाने में। हालांकि जब उन्हें ठगी का एहसास हुआ उसके बाद केस दर्ज कराया गया और अब पटना पुलिस जो है वो छानबीन में जुटी है। तो देखिए बड़ी खबर, जिसमें साइबर फ्रॉड से बार बार बचने को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात की चर्चा की थी कि हाल के दिनों में जो डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें सामने आ रही हैं, लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, उनमें बहुत जरूरी है कि आप ऐसी चीजों पर अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें। जब आपको ऐसा लगे कि इस तरह के किसी ट्रैप में आपको लिया जा रहा है तो अपने करीबियों से अपनी बात को साझा करें। लेकिन इसके बावजूद यहां एक बार फिर से 3 करोड़ से ज्यादा की रकम की ठगी जो है
वो पूर्व प्रोफेसर से कर ली गई है। रिटायर्ड प्रोफेसर इस चपेट में एक बार फिर से आई हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं। संजय, साइबर फ्रॉड, तमाम अपील, तमाम जागरूकता लोगों के सामने इससे पहले की कई घटनाएं, लेकिन इसके बावजूद पढ़े लिखे लोग भी इसके चपेट में आ रहे हैं। जी बिल्कुल विवाह, दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये। दरअसल जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, इनकी उम्र करीब 80 साल के करीब है और ये पटना में रहती है, कदम कुआं थाना क्षेत्र में रहती है, राजेंद्र नगर में। और सबसे बड़ी बात है कि इनको डराया धमकाया गया जो साइबर क्रिमिनल्स थे। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आपके खिलाफ जांच चल रही है, जो अवैध संपत्ति है उसको लेकर। और उसके बाद इन्हें डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। लगातार इनके खाते से पैसे मंगाए गए और उनको यह भरोसा दिलाया गया कि आपका जो पैसा है ये सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में रहेगा, आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। बाद में एनओसी देने के लिए भी 7.5 लाख रुपए इनसे ठग लिया गया था। तो 3 करोड़ से अधिक की राशि जो है ठगी की गई है। फिलहाल पटना पुलिस में भी हड़कंप मचा हुआ है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अब तक का ये सबसे बड़ा साइबर ठगी का मामला है। इसके पहले 2 करोड़ से अधिक की राशि जो थी वो ठगी गई थी, लेकिन यह पहली दफा है जब 3 करोड़ से अधिक की राशि ठगी गई है। बहरहाल पुलिस जिस नंबर से ट्रांजैक्शन किया गया है और जिन जिन खातों में पैसे मंगाए गए हैं उनको फ्रीज कर दिया गया है और देखना होगा कब तक रिकवरी हो पाती है। लेकिन निश्चित तौर पर पटना पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है इस पूरे मामले को सुलझाना। जो रिटायर्ड महिला प्रोफेसर है वो अकेले रहती है पटना में, उनके बेटे जो वो दिल्ली में रहते हैं, उनके हस्बैंड का पहले ही डेथ हो चुका है और वो घबरा गई और घबराहट में आकर उन्होंने इस तरह से घबरा कर सारे पैसे दे दिए हैं। अब कैसे पूरे मामले का खुलासा होता है ये देखना होगा। संजय, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है या जिन लोगों से इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, एक क्रोनोलॉजी नजर आती है जिसमें पहले ये साइबर फ्रॉड करने वाले लोग टारगेट अपना सेट करते हैं कि किन्हें सॉफ्ट टारगेट बनाया जा सकता है, कोई अकेले रह रहा है या परिवार के साथ है, किसके पास कितनी संपत्ति होगी, किनसे ये ठगी की जा सकती है, किस तरीके से उन्हें फंसाया जा सकता है। ये एक इस तरीके से कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजी काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस मामले में देखिए ना, एक ठग जो है वो अरेस्ट वारंट लेकर उनके घर पहुंच गया था। वो सादे लिबास में था और उसने अपना नाम भी बताया उनको और 3 दिनों तक उनको निगरानी उन पर करता रहा। उनकी डिजिटल अरेस्टिंग की गई, उन्हें धमकाया गया कि चेक से पैसा आरटीजीएस के माध्यम से लेता गया और पुलिस की माने तो निगरानी की रकम जो है 3 करोड़ से अधिक है। और ये बाद में जब ठगी हो गई, जब उन्हें लगा कि वाकई में ठगी का शिकार वो हो गए, तब जाकर वो पुलिस के पास पहुंची। उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरीके से उनको झांसे में लिया गया था, वो पटना पुलिस से संपर्क करती, तमाम जो अधिकारी हैं उनसे अब तक बात पहुंचाती तो शायद ठगी से बच जाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को आगाह किया था पीएम मन की बात में, आज से इसके पहले वाले एपिसोड में कहा था कि डिजिटल अरेस्टिंग जो है इससे आपको बचना होगा, अवेयर होना होगा और वक्त वही आ गया है कि आपको बचना होगा। क्योंकि राजधानी पटना में ही पर डे की अगर आप बात कर ले तो 20 से 25 लाख रुपए की साइबर ठगी हो रही है। एक बड़ा चैलेंज हो गया ये पटना पुलिस के लिए भी, बिहार पुलिस के लिए भी और पूरे देश में ये समस्या जिस तरीके से सामने आ रही है। बिल्कुल। और क्या रकम की रिकवरी हो पाती है, नहीं हो पाती है, ये पैसे का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इस पर कैसे रोक लगाई जा सके, तमाम चीजें इस वक्त एक चैलेंज के तौर पर नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। और ये भारत में डिजिटल अरेस्ट नाम का एक नया स्कैम जो है बेहद तेजी से इस वक्त फैल रहा है। काफी लोग इसके शिकार अब तक बन चुके हैं। कई लोगों को फंसाने का प्रयास इस वक्त भी किया जा रहा होगा। इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 115वें मन की बात कार्यक्रम में इसकी चर्चा भी की थी। लोगों को इस स्कैम की जानकारी उन्होंने दी। पीएम मोदी ने लोगों से इस स्कैम से बचने के लिए एक मंत्र, रुको, सोचो और तब एक्शन लो भी कहा। पीएम ने बताया कि कैसे लोग इस तरह के नए फ्रॉड से बच सकते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। जरा भी सुनिए। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है,
ये खतरनाक खेल क्या है, आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। और अब बात दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त नजर आया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आने वाले राज्यों को ग्रेड 4 प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने के निर्देश भी दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों को ग्रेड 4 के तहत जरूरी निगरानी के लिए तत्काल टीम बनाने को भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वो सुनवाई की अगली तारीख से पहले तमाम जरूरी जो कदम है जिसकी चर्चा की जा रही है उसे उठाएं, ताकि प्रदूषण को रोका जा सके, कम किया जा सके। अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी और तब ये रिपोर्ट भी संभवतः रखनी होगी सुप्रीम कोर्ट के सामने, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या फिर यहाँ पर एनसीआर की बात कर लें। प्रदूषण लगातार इन दोनों ही जगहों पर बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय है, क्योंकि AQI का जो लेवल है वो कई जगहों पर 500 को भी पार कर चुका है। दिल्ली के औसत AQI की अगर बात की जाए तो ये 481 तक पहुंचा हुआ है। एनसीआर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। नोएडा में AQI 384 दर्ज हुआ, गाजियाबाद में ये 400 है, गुरुग्राम में 446 और फिर फरीदाबाद में 336 के आसपास ये दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण और ग्रेड 4 के लागू होने के चलते अब नोएडा, गाजियाबाद में ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई है। दोनों ही जिलों के डीएम ने इसे लेकर एक आदेश भी देर रात जारी कर दिया। नोएडा में डीएम ने 23 नवंबर तक स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस के आदेश इस वक्त दिए हुए हैं। वहीं गाजियाबाद के डीएम ने अगले आदेश तक ऑनलाइन क्लासेस चलाने का ही आदेश दे दिया। तो दिल्ली में प्रदूषण की आफत इस कदर बरकरार है कि लोगों की सांस पर यह भारी पड़ रहा है। राजधानी का औसत AQI 492 पहुंच गया। आनंद विहार समेत 6 इलाकों में AQI 500 तक पहुंचा हुआ है। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर जब सुनवाई हुई थी, उसके बाद नियंत्रण को लेकर एक उम्मीद जगी। प्रदूषण नियंत्रण निगरानी के लिए विशेष टीम मैदान में उतरेगी। साथ ही स्कूल और कॉलेज को बंद करने के आदेश इसमें जोड़ दिए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संदीप पांडे। दिल्ली में प्रदूषण भयावह बना हुआ है। आज सुबह दिल्ली का AQI 492 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं राजधानी के कई इलाके ऐसे भी रहे जहां पर AQI 500 पहुंच गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्ती जताई है। उसने दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में ग्रेड 3 और ग्रेड 4 सिस्टम लागू करने में देरी की गई है। ऐसे में दिल्ली NCR समेत पूरा इलाका गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है। लिहाजा अब 450 के भी नीचे AQI आने पर बिना सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दिए बिना पाबंदियों में ढिलाई नहीं की जाएगी। वहीं दिल्ली में स्कूल के साथ साथ कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU ने भी अपनी क्लासेस ऑनलाइन चलाने का फैसला किया है। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।